हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन अनडाउटेडली विद अनुभव। आज हम लोग जो लेक्चर कंटिन्यू करने वाले हैं वो हमारी प्रेसिडेंट की सीरीज है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने प्रेसिडेंट के थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन और उसका इलेक्शन देखा था, और इस सीरीज में हम लोग प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट, दैट मीन्स उनका रिमूवल ऑफिस से, और उनकी वैकेंसी देखने वाले हैं। इस लेक्चर को समझने के लिए जरूरी ये है कि आप पहले प्रेसिडेंट्स के अपने बेसिक्स क्लियर करें, जिसके लिए आपको हमारे प्रेसिडेंट के पिछले वाले वीडियो में जाना पड़ेगा, क्योंकि बिना इलेक्शन समझे आप उसकी इंपीचमेंट को नहीं समझ सकते। सो अब हम लोग आते हैं प्रेसिडेंट्स इंपीचमेंट पे। इंपीचमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनली टेक्निकल वर्ड है। इंपीचमेंट का मतलब क्या होता है? इंपीचमेंट का मतलब होता है प्रेसिडेंट को उसकी पोस्ट से हटाना, उसकी पोस्ट से उसका रिमूवल करना। लेकिन इंपीचमेंट के साथ साथ अलग अलग तरीके से भी प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है उसमें वैकेंसी आ सकती है। तो आज हम लोग ये देखने वाले हैं कि प्रेसिडेंट की इंपीचमेंट की प्रोसेस क्या होती है और वैकेंसी किस तरीके की होती है। प्रेसिडेंट की जो इंपीचमेंट या वैकेंसी का जो आर्टिकल है वो आर्टिकल नंबर 61 के अंडर आता है। अब हम लोग देखते हैं कि प्रेसिडेंट की जो वैकेंसी है वो कितने तरीके से होती है। वेरी फर्स्ट, बाय एक्सपायरेशन ऑफ द टेन्योर। हम लोग को ये पता है कि जो प्रेसिडेंट का जो टेन्योर है वो 5 साल का होता है। दैट मीन्स अगर 5 साल का टेन्योर प्रेसिडेंट का खत्म हो जाता है तो उनका जो टर्म है, ऑफिस ऑफ टर्म है, वो खत्म हो जाता है। सेकेंड इज बाय रेजिग्नेशन। अगर वो अपना रेजिग्नेशन दे दे तो आपको ये चीज याद रखनी है कि प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं और वाइस प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को देते हैं। ये प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में काफी बार पूछा जाता है। थर्ड वन इज इंपीचमेंट और रिमूवल, ऑब्वियसली जिसकी प्रोसेस हम लोग पढ़ेंगे। चौथा, अगर सडन डेथ हो जाए प्रेसिडेंट की। एंड फिफ्थ इज एनी अदर रीजन। सो आप लोगों को यहां पर ये देखना है कि सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ रीजन, दैट मीन्स रेजिग्नेशन, इंपीचमेंट, डेथ और एनी अदर रीजन, ये 4 ऐसे रीजंस हैं प्रेसिडेंट की वैकेंसी के जो एकदम सडन होते हैं। मतलब किसी को एक्सपेक्टेड नहीं होता कि प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है वो वैकेंट हो जाएगी। तो इन 4 सिचुएशंस में, सेकंड से लेकर 5th तक की सिचुएशन में क्या होता है कि जब प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है वो वैकेंट हो जाती है तो जो इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट हैं वो एक्टिंग प्रेसिडेंट बन जाते हैं, कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाते हैं। और इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट के एक्टिंग प्रेसिडेंट बनने के 6 महीने के अंदर अंदर, विद इन 6 मंथ्स, नए प्रेसिडेंट इलेक्शंस होते हैं। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था जिसमें हम लोगों ने ये लिखा है कि बाय एक्सपायरेशन ऑफ द टेन्योर, ये एकदम सडन प्रोसेस से कभी भी वैकेंट नहीं होता। हमको पता होता है कि प्रेसिडेंट का जो 5 साल है वो कब कंप्लीट होने वाला है, तो हमारे प्रेसिडेंट के 5 साल के कंप्लीट होने से पहले नए प्रेसिडेंट का इलेक्शन ऑलरेडी कर लेते हैं, ताकि जिस दिन करंट प्रेसिडेंट रिटायर हो रहे हैं उसी दिन, ऑन दैट वेरी पॉइंट, जो नए प्रेसिडेंट है वो अपनी पोस्ट पर आ जाए। ठीक है, सो ये वैकेंसी है। और जो हमको मेन, जो हमारा पूरा का पूरा लेक्चर बेस्ड रहेगा वो हमारी इंपीचमेंट प्रोसेस पर रहेगा, जो हमारे प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग ये देखते हैं कि किसी भी प्रेसिडेंट को हटाया क्यों जाता है। दैट मीन्स उनका रिमूवल का जो ग्राउंड्स है वो क्या है। किसी भी प्रेसिडेंट को आप कब हटा सकते हो, उसका जो एक सबसे बड़ा ग्राउंड दिया गया है प्रेसिडेंट को उनकी पोस्ट से हटाने का, दैट इज वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वायलेशन का मतलब किसी भी चीज को फॉलो ना करना। ऑब्वियसली जो हमारे प्रेसिडेंट है उनके आर्टिकल 52 से लेकर 62 तक है, तो इसमें अथॉरिटीज, पावर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी की सारी इन्हीं आर्टिकल्स में आती है। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू अगर प्रेसिडेंट को किसी भी तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं और अगर प्रेसिडेंट उसको पूरा नहीं करता है तो इसे वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है, ये जो पूरी की पूरी टर्म है वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंटरेस्टिंग चीज ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन एक्चुअली में क्या होता है, इसकी डेफिनेशन खुद कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं दी गई है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन खुद कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं दी गई है। इसके लिए इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 लेकर आया था। इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में यह कहा गया था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड प्राइम मिनिस्टर जो एडवाइस प्रेसिडेंट को देंगे वो एडवाइस प्रेसिडेंट पर बाइंडिंग होगी। दैट मींस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर जो रिक्वेस्ट करेंगे प्रेसिडेंट को वो चीज माननी ही होगी। और अगर प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं मानता है, दैट मींस उनको इग्नोर करता है,
उसी चीज को हम लोग वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहेंगे। सो यू नीड टू रिमेंबर दिस। और ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहलाता है। लोकसभा के लेक्चर में हमने पढ़ा था, ये आपको बार बार आने वाले लेक्चर्स में भी आने वाला है। सो ये उसका ग्राउंड होता है वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दैट मीन्स अगर वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस न माने प्रेसिडेंट। अब हम लोग ये देखते हैं कि प्रेसिडेंट का जब इलेक्शन हुआ था तो उसका एक इलेक्टोरल कॉलेज था, यानी कौन कौन लोगों ने, किन किन लोगों ने प्रेसिडेंट के इलेक्शन पे वोट दिया था। तो जब प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट देने के लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज बना था, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब हम प्रेसिडेंट को उनकी पोस्ट से हटाएंगे तो उसके लिए भी एक इलेक्टोरल कॉलेज रहेगा। तो प्रेसिडेंट को जब हम लोग पोस्ट से हटाते हैं तो सिर्फ दो तरीके के मेंबर्स प्रेसिडेंट के इंपीचमेंट में वोटिंग करते हैं। पहला, ऑल द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, दैट मीन्स ऑब्वियसली 545, एंड ऑल द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, दैट मीन्स 245। आपको यहां पर डिफरेंस समझना होगा कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन वोट देता है और प्रेसिडेंट के इंपीचमेंट में कौन वोट देता है। क्योंकि जब हम लोग प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात कर रहे थे उस टाइम पे लोकसभा के सिर्फ इलेक्टेड मेंबर वोट दे रहे थे, लेकिन प्रेसिडेंट को पोस्ट से हटाने के लिए सारे के सारे मेंबर्स वोट दे रहे हैं, यानी इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों। जब हम लोग प्रेसिडेंट इलेक्शन की बात कर रहे थे तो राज्यसभा के सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स वोट दे रहे थे, लेकिन जब हम इंपीचमेंट की बात करते हैं तो राज्यसभा के सारे मेंबर्स वोट देते हैं, यानी इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों। एक और डिफरेंस है, जब हम लोग प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात करते हैं तो उस टाइम पे स्टेट्स की जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज थी, स्टेट्स की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थी और यूनियन टेरिटरीज की जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी, इन असेंबलीज के इलेक्टेड मेंबर्स ने भी वोट दिया था इलेक्शन में, लेकिन इंपीचमेंट में ये तीनों मेंबर्स, तीन तरह के मेंबर्स वोट देते ही नहीं हैं। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर बिटवीन द डिफरेंस ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द इलेक्शन एंड ऑफ द इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। सो इंपीचमेंट में कौन लोग वोट देते हैं? लोकसभा के सारे मेंबर्स एंड राज्यसभा के सारे मेंबर्स। तो अब हमने ये देखा है कि वोट कौन देते हैं इंपीचमेंट में। अब इसकी जो नेक्स्ट स्लाइड होगी उसमें हम लोग ये देखेंगे कि इंपीचमेंट की जो प्रोसेस है वो किस तरीके से होती है। सो गाइस, अब इस स्लाइड में हम लोग ये देखेंगे कि प्रेसिडेंट की जो इंपीचमेंट होती है उसकी प्रोसेस किस तरीके से होती है, राइट। सो इंपीचमेंट क्या होता है, किस ग्राउंड्स पर होता है, हम लोगों ने पिछली स्लाइड में देख लिया है। सो इंपीचमेंट की प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले यह जरूरी है कि लोकसभा या राज्यसभा, दैट मीन्स दोनों हाउसेस में से कोई एक हाउस में प्रेसिडेंट को उसकी पोस्ट से हटाने के लिए रिजोल्यूशन पास होना चाहिए, यानी प्रस्ताव पास होना चाहिए। अब लोकसभा या राज्यसभा में रिजोल्यूशन किस तरीके से पास होगा, उसके लिए किसी भी हाउस की आपको टोटल मेंबरशिप के 1/4 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए। 1/4 इन द सेंस 25% का। फॉर एग्जाम्पल यहां पर देखते हैं, अगर ये रिजोल्यूशन लोकसभा में पास हो रहा है तो 545 मेंबर्स हैं लोकसभा में, उसका 1/4 मेंबर्स को रिजोल्यूशन पास करना है। या फिर अगर आप ये रिजोल्यूशन राज्यसभा में पास कर रहे हैं तो 245 मेंबर्स है टोटल, उसका 245 का 1/4, दैट मीन्स इन दोनों का 25 जो परसेंट है मेंबरशिप से रिजोल्यूशन पास होता है। एक बार अगर ये रिजोल्यूशन पास हो गया तो उस रिजोल्यूशन को स्पीकर के पास सबमिट किया जाता है। उसके बाद वो जो रिजोल्यूशन है स्पीकर के थ्रू कहां पर जाता है? प्रेसिडेंट के पास जाता है। प्रेसिडेंट को जब ये बात पता चलती है या उनको नोटिस दिया जाता है कि आपको हटाने के लिए, आपके इंपीचमेंट के लिए रिजोल्यूशन पास हुआ है, तो उसके बाद हम लोग प्रेसिडेंट को 14 डेज नोटिस प्रोवाइड करते हैं, दैट मीन्स 14 दिनों का टाइम देते हैं ताकि वो अपनी सफाई में कुछ कह सकें। जब प्रेसिडेंट का 14 डेज का जो नोटिस पीरियड है वो खत्म हो जाता है तो उसके बाद प्रेसिडेंट का बेसिकली एक छोटा सा स्पीच होता है पार्लियामेंट में और उसके बाद उनको हटाने की प्रोसेस शुरू होती है। अब मान लीजिए यहां पर प्रेसिडेंट की स्पीच जो है वो कंप्लीट हो गई। अब लोकसभा और राज्यसभा दोनों में उनको हटाने के लिए वोटिंग शुरू होती है और ये वोटिंग लोकसभा और राज्यसभा को साथ में बिठा के नहीं होती। ऑब्वियसली लोकसभा की वोटिंग अलग होती है, राज्यसभा की वोटिंग अलग होती है। अब किस तरीके की वोटिंग होती है? राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के लिए, उनके इंपीचमेंट के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है टोटल हाउस की। टोटल हाउस की 2/3 मेजॉरिटी का मतलब ये होता है, मान लीजिए लोकसभा में इनको हटाने के लिए बिल पास हो रहा है तो लोकसभा के टोटल मेंबर हो गए 545,
545 का 2/3 दैट मीन 66% लोगों को प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में वोट करना होगा। एक बार जब फर्स्ट हाउस से ये 2/3 की मेजोरिटी प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में मिल जाती है, उसके बाद वो सेकेंड हाउस में जाएगा, दैट मीन्स राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा की टोटल मेंबरशिप 245, देन इसका 2/3। तो जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउसेस से प्रेसिडेंट के अगेंस्ट 2/3 की मेजोरिटी मिल जाती है, तो प्रेसिडेंट का इमीडिएट रिमूवल हो जाता है। आपको ये चीज याद रखनी है कि 2/3 की मेजोरिटी इंपॉर्टेंट है। एक और चीज, प्रेसिडेंट की जो इंपीचमेंट की प्रोसेस है, वो कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे टफ प्रोसेस कही जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग बहुत सारी ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं जिसमें से हम लोग किसी भी एक पर्सन को रिमूव करते हैं। फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है, हाई कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है, यूपीएससी पीएससी के चेयरमैन, इलेक्शन कमीशन के हेड को, फाइनेंस कमीशन के हेड को, बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को रिमूव किया जाता है, वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव किया जाता है। लेकिन जो प्रेसिडेंट को रिमूव करने की प्रोसेस है, दैट मीन्स ये जो आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे टफ प्रोसेस है। ये सबसे टफ प्रोसेस है, इसीलिए इसको इंपीचमेंट कहा जाता है, क्योंकि इंपीचमेंट का मतलब होता है महाभियोग प्रक्रिया। दैट मीन्स महान अभियोग, अभियोग यानी हटाना, महान यानी वेरी टफ प्रोसेस। इसीलिए इंपीचमेंट प्रोसेस इज द टफेस्ट रिमूवल प्रोसेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपको यह भी याद रखना है। और ऑब्वियसली जब प्रेसिडेंट को हटा दिया जाएगा उनकी पोस्ट से, तो जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है वो एक्टिंग प्रेसिडेंट बन जाते हैं और उनके 6 महीने के अंदर अंदर नए प्रेसिडेंट इलेक्शन होते हैं। ये कुछ नोटेबल पॉइंट्स हैं जो आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो हमारे प्रेसिडेंट थे, उनकी डेथ हुई थी मई 1969 में। तो जब इनकी डेथ हुई थी, इनके कार्यकाल के दौरान, इनके टेन्योर के पीरियड में, तो उस टाइम के जो वाइस प्रेसिडेंट थे वी गिरी, वो एक्टिंग प्रेसिडेंट बने थे। इसी तरीके से जब फखरुद्दीन अली अहमद फरवरी 1977 में उनकी डेथ हुई थी, तो उस टाइम के जो वाइस प्रेसिडेंट थे BD जट्टी, वो एक्टिंग प्रेसिडेंट बने थे। तो ये लेक्चर था हमारा पार्ट 2 ऑफ द प्रेसिडेंट सीरीज, जिसमें हम लोगों ने इंपीचमेंट की पूरी प्रोसेस पढ़ी थी। मैंने आपसे कहा था कि इसके 3 पार्ट्स होंगे। एक और पार्ट होगा जिसमें हम लोग प्रेसिडेंट की अथॉरिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उनकी अथॉरिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक ऐसा टॉपिक नहीं है जिसको आप एक लेक्चर में कंस्टिट्यूट कर सकते हो। प्रेसिडेंट की जो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो दूसरी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अटैच्ड होती हैं। तो प्रेसिडेंट की अथॉरिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग तब पढ़ते जाएंगे जब हम उन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के साथ होंगे जिनके साथ प्रेसिडेंट ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाते हैं। सो ये हमारा प्रेसिडेंट का सीरीज था। अब जो नेक्स्ट सीरीज हम लोग की स्टार्ट होगी वो जुडिशरी की होगी, जिसमें हम लोग सुप्रीम कोर्ट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।